चलो बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा लॉ डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है रोल्स लॉ। बट इस रोल्स लॉ को समझने से पहले आपको एक वर्ड बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और उस वर्ड का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं ना बेटा, तो लिक्विड सॉल्यूशन में बादशाहत किसकी होती है? लिक्विड की बादशाहत होती है। सर, बादशाहत से मतलब क्या है कि इसकी ही चलेगी, इसमें जो भी सोल्यूट आएगा ना उसकी नहीं चलने वाली, उसकी स्टेट ऑफ मैटर दिखाई तक भी नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? लिक्विड ही लिक्विड। चारों तरफ सिर्फ तेरा ही चर्चा, लिक्विड तेरा, फट गया पर्चा। ये हो गया हमारा बादशाह। यानी कि अब इस लिक्विड के अंदर रहने के लिए 3 लोग आ सकते हैं। अब जब लोग रहने के लिए आएंगे तो पहले से जो लिक्विड है उससे तो कम ही होंगे ना। मान लो एक कमरा है, एक कमरे में सिटिंग जो है वो 10 लोगों की है। अब 10 लोगों की सिटिंग में भैया 10 ही तो बैठेंगे। अगर 11वां बैठना शुरू हो गया तो पहले से जो 10 बैठे उसमें से एक नीचे गिरेगा। तुमने देखा होगा हेरा फेरी फिल्म में एक सीन आता है जहां पर जो है वो ओमपुरी जो है भाई इधर से उसमें टैक्सी में बैठाता है ना, तो इधर से 4 बैठते हैं तो 4 इधर से गिर जाते हैं, फिर 4 इधर से बैठते हैं 4 इधर से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैक्सी पूरी की पूरी भर चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। बात यहां पर यही आ रही है कि जितना स्पेस है उसी में ही ऐड होगा, एक्स्ट्रा स्पेस हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो लिक्विड है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा। लिक्विड आपका कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैंने इसके अंदर किसको मिक्स किया? सॉलिड को मिक्स किया, तो इसका मतलब है सॉलिड यहां पर कम होगा और भैया सोल्यूट जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा होगा। इसके अंदर मैं लिक्विड को भी मिक्स कर सकता हूं। कोई एग्जांपल है क्या बेटा? याद है तुम्हें? हम इथेनॉल मिक्स कर सकते हैं, है ना? इथेनॉल मिक्स कर दो, 30 ml 90 ml मिक्स करोगे वाटर के अंदर तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा हमारा सोल्यूट। तो ये भी कम और इधर ये ज्यादा। और क्या मिक्स कर सकते हैं सर? गैस मिक्स कर लो, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोका कोला, फैंटा, लिम्का, सबके अंदर ड्रिंक के अंदर क्या होती है? गैस फिलअप होती है। तो वो लिक्विड के अंदर पर कोई गैस दिखाई देती है क्या? लिक्विड के अंदर जब लिक्विड मिक्स हो जाता है तो ये लिक्विड दिखाई देता है क्या? सॉलिड चीनी मिक्स कर दोगे पानी के अंदर तो चीनी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है। यानी कि सिंगल स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। बट मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जो रोल्स लॉ है ना बच्चे, वो एक परिवार की बात करता है। वो परिवार कौन सा है? वो परिवार है आपका लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को जब हम लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तो भैया क्या उसके प्रेशर पे इंपैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। यानी कि रोल्स लॉ जो है वो बेसिकली कौन से सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हुआ बच्चे? बताना ईमानदारी से। ये एप्लीकेबल हुआ लिक्विड्स इन लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारा रोल्स लॉ अप्लाई होगा। अब रोल्स लॉ क्या कहता है उसको समझने के लिए ये देखो 2 डायग्राम। ए लो, सर ने एक डिब्बा यहां बनाया, सर ने एक डिब्बा यहां बनाया। ठीक ठीक सर। अब सर यहां पर क्या करेंगे बेटा? सॉल्वेंट लेंगे। सर ने ये सॉल्वेंट लिया, टिक 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 टिक। एक सॉल्वेंट बच्चे सर ने ये लिया, इधर लिक्विड, एक लिक्विड यहां, एक लिक्विड यहां। प्यारे बच्चों, एक बात तो तय है कि इस लिक्विड में एक सरफेस तो ये रहा और इस लिक्विड का सरफेस ये रहा। देखो लिक्विड के अंदर ना 2 तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। एक वो होते हैं जो कुएं के मेंढक होते हैं। सर कुएं के मेंढक का मतलब क्या है? कुएं के मेंढक का मतलब जैसे मान लो एक पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल ने कहा भैया मैं तो आजाद होना चाहूंगा, ऊपर जाना चाहूंगा, तो नीचे वाला इसकी टांग खींच लेता है, चल तेरे को जाने देंगे। दाएं वाला बाएं वाले को खींच लेता है, बाएं वाला इधर, ये ऐसे खींच कर रहता है तो बीच वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच में रहता है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाती है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सपनों की दुनिया में होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम इस लिक्विड भरी दुनिया को छोड़कर आसमान की जिंदगी जी सकते हैं और हाँ हम भी हवा में उड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले मॉलिक्यूल ये सारे के सारे हवा में उड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन। और जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में आएंगे प्यारे बच्चों क्या बन जाएंगे? गैसीय स्टेट में।
गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ सर, तो जैसे ही गैसीय स्टेट में आएंगे तो ये ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। कहां पर? दीवार पर। जैसे मान लो मैं लिक्विड पार्टिकल, मैं गैसियस पार्टिकल बन गया, तो मैं जाऊंगा उधर दीवार पे टक्कर मारूंगा, फिर कभी इधर दीवार पे टक्कर मारूंगा, कभी इधर टक्कर मारूंगा, कभी सामने टक्कर मारूंगा, और पूरी दीवार पर क्या एक्सर्ट करूंगा? प्रेशर एक्सर्ट करूंगा। बोलो हाँ या ना। जब मैं प्रेशर एक्सर्ट करूंगा तो बाहर वाले एटमॉस्फेयर को लगेगा हाँ भाई अंदर भी कोई ताकतवर बैठा है जो मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, जो मेरे अगेंस्ट प्रेशर जनरेट कर रहा है। पर ये लिक्विड जब गैसीय स्टेट में जाता है तभी प्रेशर एक्सर्ट करता है। यानी कि इस लिक्विड ने पहले अपनी क्या बनाई बच्चे? वेपर्स। और वेपर्स बनाकर, ध्यान से सुनना, क्या बनाकर? वेपर्स बनाकर इसने प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया। तो उसका हमने नाम क्या रख दिया? वेपर प्रेशर। पर ये वेपर प्रेशर किसने एक्सर्ट किया है? लिक्विड ने। किसके अगेंस्ट? एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट। बट शुरू शुरू में बहुत सारी वेपर्स ऊपर जाएंगी, बोलो हाँ या ना। बहुत सारी वेपर्स ऊपर जाएंगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? फास्ट होगा। बट एक टाइम के बाद ऊपर भी क्या हो जाएगी बेटा? भीड़ हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, बेहोश हो जाएगा, नीचे गिरेगा, जर्र ऐसे नीचे गिरा, और जैसे ही वो नीचे गिरेगा कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? ईमानदारी से बताओ, कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। यानी कि इवापोरेशन के साथ साथ कौन सी प्रोसेस होनी शुरू हो गई? कंडेंसेशन। जैसे ही इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम स्पीड से होने लग जाएगी, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कहेंगे भैया हमारे नोटी बाबू आ गए, इक्विलिब्रियम बाबू आ गए, और यहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गए। सर इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा है कि अब वेपर स्टेट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो फिक्स हो जाएंगे। वो क्वांटिटी अब चेंज नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की खास बात है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सर। तो इसका मतलब अब यहां पर जितने भी पार्टिकल्स बनने थे वेपर स्टेट में वो बन चुके हैं। मान लो 50 बने, तो उन 50 पार्टिकल ने जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया होगा वेपर स्टेट में जाकर, उसी का नाम क्या है? वेपर प्रेशर है। तो ये वेपर प्रेशर किसने एक्सर्ट किया? इस लिक्विड ने। जिस लिक्विड के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है प्यारे बच्चों, जिस लिक्विड के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? वोलेटाइल लिक्विड। डन। अब ये कहानी यहां पर मैंने बताई, बस ये याद रखना कि ये हमारे पास क्या था? सोल्यूट था। बस इतनी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्यूट था। और कौन सी स्टेट में था प्यारे बच्चों? कोई और दूसरा पार्टिकल है क्या इसके अंदर? नहीं, प्योर स्टेट में। तो मान लो इसके थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, उस प्रेशर को हमने क्या मान लिया? P2। टू का मतलब सोल्यूट, P का मतलब प्रेशर। हाँ ये प्योर है, इस पे नजर ना लग जाए किसी की, इसीलिए इसकी मम्मी ने इसके माथे पर टीका लगा दिया। क्या लगाया बच्चे? टीका। कैसे? देखो ऐसे, ये टीका लगा दिया। और जैसे टीका लगा ना, इसका नाम हो गया P2 नोट। अब P2 नोट का मतलब क्या है? P2 नोट का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। बोलो हाँ या ना। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं बताई मैंने। क्या बोला मैंने? P2 नोट की डेफिनेशन क्या है? P2 नोट का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। डन? क्लियर? बहुत बढ़िया। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी? बार बार बोलूं क्या? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? सर बहुत सिंपल सी बात है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, किसके थ्रू? बाय लिक्विड। बहुत बढ़िया। बट कौन सी स्टेट में? इन वेपर फेज। कौन से फेज में बच्चे? वेपर फेज में। किसके अगेंस्ट? कौन है इसका जानी दुश्मन? इसका जानी दुश्मन है सर एटमॉस्फेयर, अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। बट ऐसे नहीं, कौन सी कंडीशन में आकर? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। देखो बच्चे एक बात याद रखना, जब हम नोट्स बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज हो। हाँ बस चीजें आपकी कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। नीरज सर ने टॉपिक लिखा रोल्स लो, फिर नीरज सर तुम्हें लेकर आए सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हमने एक सॉल्यूशन परिवार को पकड़ा, लिक्विड इन लिक्विड, और वहां पर हम डिस्कस करने लगे कि भाई लिक्विड भी वेपर फेज में जाकर प्रेशर एक्सर्ट करता है। हर एक लिक्विड नहीं करता। शहद को रख दो, प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो
वो कैसा लिक्विड है? नॉन वोलेटाइल। एसीटोन वोलेटाइल, वाटर वोलेटाइल। तो जो वोलेटाइल होगा वो क्या करेगा बेटा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सोल्यूट अगर प्योर स्टेट में तो प्रेशर क्या होगा? P2 नोट। प्यारे बच्चों, क्या इसी तरीके से हमारे ये बाबू सॉल्वेंट बाबू भी तो जो होंगे, जो सरफेस पर बैठे होंगे, ईमानदारी से बताना, ये भी तो क्या करेंगे बच्चे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सर। बिल्कुल ऐसे लोग ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सरफेस पर, इनके दीवारों से जाके सर मारेंगे, टकराएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। पर ये है कौन? ये है हमारा सॉल्वेंट बाबू। तो सॉल्वेंट बाबू ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो P1, मम्मा ने काला टीका लगाया P1 नोट। और ये प्रेशर कब है? जब हमारा सोल्यूट कौन सी स्टेट में है बेटा? प्योर स्टेट में। ये मत भूलना, P1 नोट लिख लो अपनी कॉपी में। P1 नोट का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। P2 नोट का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। दोनों प्योर स्टेट में है। प्योर स्टेट का मतलब है कि इनका अभी किसी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, दोनों सिंगल है। बोथ आर सिंगल, रेडी टू मिंगल। मींस अब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करने वाले बच्चा? बहुत बढ़िया, सही पकड़े हैं। दोनों को अब हम मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? दोनों को मिक्स किया। लो जी, अब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, ईमानदारी से बताना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, दोनों को मिक्स करेंगे। हमने ये किया, सरफेस बना दिया। अब इस सरफेस पर हमारे पास, यहां पर ध्यान देना, यहां सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल किसके हैं? सॉल्वेंट के। यहां सारे के सारे किसके हैं? सोल्यूट के। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो सरफेस पर क्या सारे के सारे पार्टिकल सोल्यूट के होंगे? क्या नहीं होंगे ना। क्या सारे के सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे? नहीं ना। दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चे? अलग अलग होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? रेनू थोड़ी सी आवाज कम कर लियो, है ना। तो दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो सरफेस पर दोनों की क्वांटिटी एक जैसी नहीं होगी। देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लो तुम सिंगल हो, ठीक है, तो तुम मस्त हो भाई, अपना जब मन किया, जब टीवी देख लिया, जब मन किया अपना व्हाट्सएप पे डीपी चेंज कर ली, जब मन किया इंस्टाग्राम चला लिया, जो मर्जी कर लिया। अगर तुम भाई रिलेशनशिप में आ गए तो हर चीज की तुम्हें अकाउंटेबिलिटी, हर चीज को तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हर चीज तुम्हें समझानी पड़ेगी। कहीं ये गलत नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। हर चीज, मैं वहां नहीं जा सकता, तुम वहां नहीं जा सकते, ये वो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम्हारी जो पहले घूमने फिरने की टेंडेंसी थी वो अब कम हो गई। और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुम स्कूल में पहले चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे, कितनी मस्ती करते थे भाई साहब, है। मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने तो कभी किताबें उठा के नहीं देखी तो तीसरी चौथी पांचवी में खूब मस्ती करी, खूब स्कूल के गेट कूदे और खूब खेले कूदे, मजे किए। इतनी एस्केपिंग टेंडेंसी थी, इतना ज्यादा वेपर प्रेशर हाई होता था कि भाई भाग लिए, स्कूल पूरा फांद के भाग जाते थे, और वहीं बराबर में झोड़ होता था, वहां नहाते थे, मजे करते थे। बट अब उतना फ्री नहीं है, हम उतने अब फ्री नहीं है। क्यों? अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, बहुत सारे काम हो गए हैं, वो करने पड़ते हैं। वो मस्ती वाली जिंदगी अब जा चुकी है। क्यों? क्योंकि अब पार्टिकल्स में बीच में इंटरेक्शन बढ़ गई है। पहले इंटरेक्शन कम थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, तो मजे ज्यादा होते थे। ठीक इसी तरीके से यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये इसके भी पूरे के पूरे मजे, क्योंकि अलग रह रहा है, ये भी पूरे के पूरे मजे अलग रह रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एक साथ रहेंगे। जब एक साथ रहेंगे तो सरफेस पर तो बेटा दोनों तरीके के पार्टिकल होंगे ना, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। मुबारक हो, तुम्हारे घर सॉल्यूशन हुआ है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो अब सरफेस पर दोनों पार्टिकल हैं या नहीं है? जब सरफेस पर दोनों पार्टिकल होंगे, प्यारे बच्चों ईमानदारी से बताना, जब सरफेस पर दोनों पार्टिकल होंगे तो क्या अब वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पहले जितना करते थे? बता दो। जब तुम सिंगल थे जब ज्यादा फ्री थे, या जब से मिंगल हुए तब से ज्यादा फ्री हुए हो? सर जब सिंगल थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसका मतलब अब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो पहले के कंपैरेटिवली कम होगा। पहले के कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। मानते हो इस बात को? ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर पार्टिकल दोनों तरीके के आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों तरीके के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्या वो P1 नॉट के बराबर होगा? नहीं। इस टाइम पर दो प्रेशर एक्सर्ट होंगे, एक होगा P1 और दूसरा होगा P2। बट ये दोनों प्रेशर अब किसके बराबर नहीं होंगे? P1 नोट के बराबर नहीं होंगे। पूछो क्यों?
क्योंकि प्यारे बच्चों जब तुम प्योर स्टेट की बात करते हो तो प्योर स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1, और यहां पर भी मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा 1। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है 1 और 1 है, तो इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। बट जैसे ही तुमने इसको मिक्स किया, क्या अब मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्या chi2 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों प्लस करके chi1 और chi2 को जब तुम प्लस कर दोगे, chi1 प्लस में chi2 प्लस कर दोगे, वो इक्वल टू 1 होगा। अब कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों मिक्स हो गए, तो दोनों में से जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वही तो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो कम वोलेटाइल होगा वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये भी बात सही है। दूसरा, जिसकी क्वांटिटी सरफेस पर ज्यादा होगी, यानी कि सॉल्यूशन में जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेपर बनाएगा, जिसका प्रोपोर्शन कम होगा वो कम वेपर बनाएगा। तो इसका मतलब इनका इंडिविजुअल जो प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इनकी अमाउंट पे। और यहां पर अमाउंट का मतलब क्या है बच्चे? मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो सोल्यूट अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका प्रेशर, और सॉल्वेंट का भी उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रोल्स लॉ यही कहता है। अरे सर इतनी देर से रोल्स लॉ पढ़ा रहे हो, डेफिनेशन तो तुमने कहीं लिखा ही नहीं। भाई डेफिनेशन क्यों लिखवाऊं जब मैं डेफिनेशन समझाऊं? हैं, जब मुझे डेफिनेशन समझानी आती है तो मैं क्यों बताऊं कि डेफिनेशन क्यों मैं तुम्हें लिखवा के पहले से ही याद कर रहा हूं? ये तो फिर रट्टू तोते वाला काम हो गया ना। अब तुम मेरे साथ साथ डेफिनेशन बोलना, तुम बताओ, तुम बोलोगे और मैं समझूंगा। क्या कह रहा है रोल्स लॉ? रोल्स लॉ कहता है भैया देखो, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो। अब वोलेटाइल का मतलब तुम समझ गए कि जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करे, ठीक। फिर उसने कहा भैया सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट है ना वोलेटाइल, उनका वेपर प्रेशर, जो वेपर फेज में जाके बना रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मोल फ्रैक्शन के। बोलो क्या कह रहा है वो कह रहा है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही तो है रोल्स लॉ। क्या कहा रोल्स लॉ ने इंग्लिश में? ओके लेट्स इंग्लिश सेज दैट रोल्स लॉ रोल्स लॉ आती है, मजाक कर रहा हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द वेपर प्रेशर for the solution of volatile liquids, the vapor pressure of each component is directly proportional to their mole fraction. Simple. It's very simple, bro. Please listen to me. What I'm saying, for the solution of volatile liquid, the vapor pressure of each component in vapor phase is directly proportional to their mole fraction in the solution. That is the definition of the mole fraction. Are you getting my point? So please revise it and rewrite it. लिख लेना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। लिखना तो भाई मेरे से पूछो ही मत, मेरे बस की नहीं दोबारा लिखना। प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब अब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा कांस्टेंट। तो P1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? मैं इसको P1 नॉट chi1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। और इसको P2 को क्या लिख सकता हूं बेटा? P2 नॉट chi2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया। और कांस्टेंट इंडिविजुअल प्रेशर ही क्यों लिया सर ने प्योर स्टेट का? क्योंकि वही उसका मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है। ईमानदारी से बताओ, ज्यादा छोटी बात नहीं करता मैं, मतलब छोटी बात कर रहा हूं बिल्कुल ही। chi1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा? P1 नॉट के, यानी कि प्योर स्टेट की कंडीशन। chi2 की वैल्यू 1 ले लो तो P1 किसके इक्वल हो जाए? P2 किसके इक्वल हो जाए? P2 नॉट के। इसका मतलब वहां पर भी प्रेशर क्या हो गया? इक्वल हो गया। बट कौन सी स्टेट में? प्योर स्टेट में। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो इस बात को? chi1 मतलब प्योर स्टेट, chi2 मतलब chi2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्योर स्टेट, chi1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्योर स्टेट। हाँ जी, तो ये आगे इंडिविजुअल प्रेशर। बहुत बढ़िया। अगर इंडिविजुअल देखो यहां तक साथ दिया है ना, तो आगे भी निभाते चलो और लिखते हुए चलोगे बेटा साथ साथ, तो और मजा आएगा। बात मजे की है तो मजा तभी आता है जब चीजें साथ साथ लिख कर देखते हैं। ऐसे थोड़ी होता है भाई तुम वीडियो देख के चले जाओगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसे तो बेटा सारे साइंटिस्ट बन जाते, सबके 90+ आ जाते हैं। सॉल्यूशन का प्रेशर अगर निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा बेटा? ईमानदारी से बताओ। P1 प्लस में P2, C2 की बहन P2, तो P1 प्लस में P2। अगर तूने सारा काम नहीं किया तो मैं तेरे को P2, इसलिए यहाँ पे नोट कर ले P2। हाँ, P1 की जगह पे क्या लिखेगा ईमानदार से बता? सर लिखूंगा P1 नोट chi1। P2 की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? P2 नोट chi2। ठीक है, बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। सर इस P1 को chi1 को रिप्लेस कर दो 1 माइनस chi2। अरे सर यहाँ फंस गए, यहाँ तोते उड़ गए सर। यहाँ नहीं बताइए क्या लिख दिया सर आपने, हमें नहीं समझ में आ रहा। अरे भैया यहाँ से लिखो,
यहाँ से काई वन की वैल्यू निकाल ली, काई वन की वैल्यू होगी 1 माइनस काई टू, बस 1 माइनस काई टू मैंने यहाँ रख दिया। और बेटा यहाँ पर मेरे पास P2 नोट काई टू था, और बेटा जैसे ही मैंने ये लिखा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास P सॉल्यूशन आ जाएगा। और P सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, P1 नोट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो P1 नोट माइनस P1 नोट काई टू हो जाएगा। यहाँ पे पहले से क्या है, P2 नोट काई टू है, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, काई टू कॉमन आ जाएगा। तो काई टू को कॉमन ले लो, P1 नोट एज इट इज रखो, काई टू को कॉमन ले लोगे तो अंदर रह जाएगा P2 नोट माइनस P1 नोट। ये आ गया P ऑफ सॉल्यूशन। ईमानदारी से बताओ यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर समझ में आई है तो बेटा लिख के जाना, और अगर समझ में नहीं आया है तो बोल देना सर इतना जब बोल दे तुमने, जब हमें समझ में ना आ रही इतनी बकवास कर दी, हमें समझ में ना आया कछू। जे अगर समझ में ना आयो तो भैया यही लिख के जाना, और अगर जब पल्ले पड़ गई है बात तो बेटा बढ़िया से नोट्स बना के जाना, तब आएगा मजो। तो P1 नोट क्या ईमानदारी से बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। P2 नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। P1 नोट क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। डन। बताओ जे लड़कों का है, जे लड़कों, जे भी कांस्टेंट, जे भी कांस्टेंट, जे भी कांस्टेंट, तीनों के तीनों क्या हो गए सर, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, काई टू। काई टू क्या है, वेरिएबल है। बहुत बढ़िया सर। तो P सॉल्यूशन जो है वो किसके साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, काई टू के साथ। क्या काई वन के साथ भी कर सकता है? देखो बेटा एनसीईआरटी में ये लिख रखा है, तुम इतना ही रटोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बट पंगे तो ये आते हैं सर, कई बार तो हमने काई वन भी लिखा हुआ देखा है, तब हमारे तोते उड़ते हैं, वो भी ग्रीन ग्रीन पैरेट्स। तब क्या करें, तो वापस आ जाओ। जिसका बेस क्लियर बेटा उसको कभी एसिडिटी नहीं होगी। बेस क्या कहता है, बेस कहता है सर P1 नोट काई वन प्लस में P2 नोट काई टू, सॉल्यूशन प्रेशर इसके इक्वल है। अब भैया काई टू बदल दियो ना, क्या है वो, जब काई टू की जगह पे क्या लिख सकते हो, आपको पता है ना काई टू की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस काई वन। बस लिख दो, क्या आ जाएगा बताओ, ईमानदारी से बताओ। P1 नोट काई वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, P2 नोट को एज इट इज लिखे रहो, यहाँ पे लिख दो 1 माइनस काई वन। मुझे पता है तुम्हें ज्यादा थ्योरी पसंद नहीं आती, बीच बीच में तुम्हें चुटकुले सुनाता रहूं तो तुम्हें ज्यादा मजे आएंगे। बेटा देखो वो टाइम भी आएगा जब हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी ना सारी की सारी, फिर चुटकुले भी सुनाया करूंगा। बट अभी जो है ना चुटकुले का टाइम नहीं है। जिंदगी चुटकुला बन जाए उससे पहले ये है कि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओ, क्योंकि PT1 में मार्क्स भी लेकर आने हैं, हाफ ईयरली में भी मार्क्स लेकर आने हैं, सेशन एंडिंग में भी मार्क्स लेकर आने हैं। मार्क्स तो बेटा लिखने से आएंगे ना, चुटकुलों से नहीं आएंगे, है ना। तो बेटा ये नोट कर लो, सारे के सारे बच्चे लिखते हुए चलेंगे, मजा आ जाएगा। पहले बच्चों इसको क्या लिखेंगे, P1 नोट काई वन, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या हो जाएगा P2 नोट काई वन। हाँ या ना, बोलो प्यारे बच्चों, ईमानदारी से बताना, क्या मैं इसको कॉपी कर लूं, यहां से काई वन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, P2 को इधर लिख दूंगा तो मेरे पास अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, P ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, P2 नोट बाहर है, अब काई वन बाहर रहेगा तो यहां पर आ जाएगा P1 माइनस P2 नोट, P1 नोट माइनस P2 नोट। दूसरी इक्वेशन जो अभी अभी हमने बनाई थी वो क्या थी, अगर P2, अगर यहाँ पे P2 है, P2 नोट है तो यहाँ पे काई वन होगा, यहाँ पे P1 नोट है तो यहाँ पे काई टू होगा, काई टू का साथी P2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा P1। तो ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, काई वन के हिसाब से भी और काई टू के हिसाब से भी, दोनों याद रखनी है बेटा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, चिंता मत करो बेटा, बट न्यूमेरिकल्स करने से पहले बेटा थ्योरी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए, तब जाकर बात बनती है। देखो इतना सारा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, ये केवल मैंने तुम्हें रोल्स लॉ पढ़ाया है। और प्यारे बच्चों ये जो दोनों रिलेशनशिप यहाँ पर लिखे ना तुम्हारे सामने, ये जो दो रिश्ते लिखे हैं मैंने तुम्हारे सामने, ये दोनों ही रिश्ते क्या कहलाते हैं, इन दोनों ही रिश्ते को कहते हैं बेटा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स लॉ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स लॉ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अच्छे से इसको रिवाइज करो, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।